हेलो स्टूडेंट, आज हम नए विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 10th में जाने वाले हैं उनके लिए मैथ का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका कुछ परिचय बता रहे हैं। अगर इस परिचय को ध्यान में रखिएगा तो इसका हर सवाल आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम अध्याय 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोला है, क्या बताए? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले इसका परिचय सुन लीजिए। दो चर का मतलब प्रायः एक्स वाई। क्वेश्चन में अधिकांशतः क्वेश्चन में एक्स वाई ही रहता है, तो हम लिखें दो चर का मतलब प्रायः एक्स वाई रहेगा। और कहाँ रहेगा? पीछे रहता है। कहाँ रहेगा? पीछे रहता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो चर रहता है वो एक्स वाई, ज़्यादातर एक्स वाई रहता है, और वो कहाँ रहता है? पीछे रहता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दो चर का मतलब कि एक्स और वाई दो गो चर रहेगा, और पीछे जो लगा रहता है उसी को चर कहते हैं। तो एक्स वाई पीछे लगा रहेगा। रैखिक का मतलब हो गया कि जो चर एक्स वाई आया है ना, उस पर घात एक रहेगा। और याद रखिएगा, एक दिखाई नहीं देता है चर पर जो घात होता है एक, वो दिखाई नहीं देता है। तो रैखिक का मतलब चर पर घात एक रहेगा, मतलब कि दिखाई नहीं देगा। समीकरण का मतलब कि बीच में बराबर का चिन्ह हो। समीकरण का मतलब कि बीच में बराबर का चिन्ह हो। तो अर्थात इसका निष्कर्ष क्या निकला कि दो चर का मतलब कि एक्स वाई पीछे रहेगा। तो देखिए यहाँ एक्स वाई पीछे है, इस चर पर कोई घात नहीं है मतलब एक है, इस चर पर भी कोई घात नहीं है मतलब एक है, और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो ऐसे रूप में जो भी रहेगा वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहें। दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यही आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये भी आपका है, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। दो चर वाला रैखिक समीकरण में चर दो गो रहेगा और वो पीछे रहता है। जो पीछे रहता है वो चर कहलाता है, और उस चर पर कोई घात नहीं रहता है, तो अब बीच में बराबर का चिन्ह रहता है। तो ऐसे रूप को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक से देख लीजिएगा, ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन 9th क्लास में एक समीकरण पढ़ना था, और 10वां में जो पढ़ रहे हैं, 10th में जो पढ़ रहे हैं, उसमें दो समीकरण रहेगा। कम से कम दो समीकरण रहेगा। हमें नीचे नोट में लिखे हैं, यहाँ देखिएगा नीचे नोट में लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखे हैं कि ऐसे समीकरण माने दो चर वाला रैखिक समीकरण में कम से कम दो समीकरण रहना चाहिए। कम से कम दो समीकरण रहेगा तो क्या होगा? एक्स वाई, जिसको चर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? चर। एक्स वाई का मान ज्ञात किया जा सकता है जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में ऐसा दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण में दो गो समीकरण, ऐसा दो गो समीकरण रहेगा तो हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, मतलब चर का मान निकाल सकते हैं। कोई कहेगा कि अगर दो गो नहीं रहा तब, तो उसके लिए दूसरा नियम बताए कि यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण में एक समीकरण दिया हो, यहाँ देखिएगा एक समीकरण दिया हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण में एक समीकरण दिया हो, तो उसका हल अनगिनत होगा। उसका हल कितना होगा? अनगिनत होगा। अगर एक, जैसे यहाँ एक समीकरण दिया है तो एक समीकरण दिया रहेगा तो उसका अनगिनत हल होगा। और दो गो रहेगा तो निश्चित मान बता सकते हैं। दो गो रहेगा तो निश्चित मान बताया जा सकता है। उसके लिए भी हम कंडीशन आगे लेके आने वाले हैं इसी वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब देखिएगा आगे इसका परिचय बताते हैं। ये तीन गो शर्त आज बता रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा तो 1 नंबर का और 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, और इसी को ध्यान में रखिएगा तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसी शर्त को ध्यान में रखिएगा तो 1 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा, और 5 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले यहाँ बताएं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रारूप, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण का प्रारूप कैसा होता है। तो ये आपको अभी भी बता रहे थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में दो गो समीकरण रहेगा तो आप हल कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अगर एक गो समीकरण देगा तो अनगिनत हल होगा, बिना बनाए हुए बता देना है कि अनगिनत हल होगा, बिना बनाए हुए बता देना। लेकिन जब दो गो देगा तो उन दोनों में यही तीन गो शर्त में से कोई एक शर्त लगेगा जो आगे बताने वाले हैं। ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। कहीं कहीं ये C1 और C2 एक साइड ही रहता है, सबके साथ ही भी रहता है, और अधिकांशता में इस तरफ रहता है।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साथ रहे इस तरफ रहेगा तो भी बनेगा, उस तरफ रहेगा तो भी बनेगा, लेकिन प्रारूप ऐसा ही होता है। यही दो चर वाला रैखिक समीकरण का प्रारूप है। ध्यान से देखिएगा, यही दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रारूप है। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ये c1 इस सब के साथ भी रहता है कभी कभी, तो यहाँ 0 रहेगा। जब इसके साथ रहेगा तो यहाँ 0 रहेगा। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इधर रहेगा तो यहाँ 0 रहेगा। सबके साथ भी रहता है c वाला, अकेले भी रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का दो गो चर वाला समीकरण दिया रहेगा तो उसका पहले शर्त दिमाग में रखिएगा। शर्त इसका 3 गो होता है, और कैसनो समीकरण देगा 2 गो रहना चाहिए। दो चर वाला 2 गो समीकरण रहेगा तो एकदम निश्चित है कि हम जो आज शर्त बताने वाले हैं वही तीनों में से कोई एक शर्त उसमें लगेगा, पक्का लगेगा, चौथा कोई शर्त नहीं लगेगा। तो पहला शर्त क्या देखिएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों का अनुपात a1/a2 और ये दोनों b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो, a1/a2 x के आगे वाला इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी y के आगे वाला b1/b2 बराबर नहीं हो, तब क्या होगा, तो यहाँ शर्त दे रहा है कि अगर इस तरह के आएगा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो शर्त क्या बता रहा है कि उस समीकरण का हल अद्वितीय होगा, उस समीकरण का हल अद्वितीय होगा या संगत होगा। याद रखिएगा, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो शर्त कौन सा लगेगा कि उस समीकरण का हल अद्वितीय होगा या संगत होगा। और अगर ऐसा शर्त लगेगा तो क्या होगा, एक्स वाई का जो मान निकलेगा उसको हल कहते हैं, एक्स वाई का जो मान निकलेगा उसको हल कहते हैं। तो जब ई वाला शर्त कहीं लगेगा तो उसका हल एक गो आएगा, माने एक्स का भी मान एक वो निकलेगा और वाई का मान भी एक वो निकलेगा। ठीक है, पूरे दुनिया में कोई भी उसको बनाएगा तो जो आपका आंसर आएगा वही उसका भी आंसर आएगा, अगर सही रहेगा तब। ग्राफ कैसा बनेगा, अगर इस तरह का शर्त लगेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो प्रतिच्छेदी। जब दोनों समीकरण का हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों समीकरण कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा। कब, जब अद्वितीय हल वाला शर्त लगेगा तब ग्राफ बनाएंगे तो दोनों समीकरण एक दूसरे को ग्राफ पर कहीं ना कहीं काटेगा और हल एगो निकलेगा। हल करेंगे तो एक्स वाई का एगो मान निकलेगा और ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे को काटेगा। ये कब लगेगा, जब इस तरह का शर्त रहेगा तब, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 रहेगा तब। और आपको बता दें, यही शर्त लगेगा तो आप एक्स वाई का मान निकालिएगा। याद रखिएगा, यही शर्त लगेगा तो एक्स वाई का मान निकालिएगा। अगर ये लगेगा या ये लगेगा तो हल नहीं होगा। अगर आप ट्राई करिएगा तो आपका समय बर्बाद होगा, जान लीजिए। अगर आप इस पर ट्राई करिएगा तो आपका समय बर्बाद होगा, या इस पर ट्राई करिएगा तो आपका समय बर्बाद होगा। अब आते हैं दूसरा। पहला उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा में कहता है कि a1/a2 x के आगे वाले को a1/a2 कहते हैं, ऊपर और नीचे वाला। a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, माने कि दोनों के अनुपात के बराबर है। a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो। a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो। ये दूसरा, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तो अभी बताए ना कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा या असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा या असंगत। तब वहाँ पर शर्त लिखना है, जब इस तरह का फॉर्मूला पर सेट करेगा तो इस शर्त लिखना है, कोई हल ना हो या असंगत हो। और ऐसे में एक्स वाई का कोई मान नहीं निकलेगा, ऐसे में एक्स वाई का कोई मान बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप ट्राई करना चाहते हैं कर लीजिएगा, आपका समय बर्बाद होगा, लेकिन एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। अब पूछता है कि ग्राफ एकर कैसन बनेगा, तो ग्राफ समानांतर बनेगा। दोनों समीकरण का ग्राफ ऐसे जाएगा, दोनों समीकरण का ग्राफ समानांतर जाएगा इस तरह से। दोनों समीकरण का ग्राफ समानांतर, ऐसे रेलगाड़ी की पटरी की तरह दोनों समीकरण का ग्राफ समानांतर जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दूसरा भी समझ गए होंगे। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा कहता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें तीनों बराबर हो गया, इसमें तीनों। पहला में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 था, तो अद्वितीय हुआ था। दूसरा में a1/a2 इक्वल टू हुआ था b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हुआ था, तो कोई हल नहीं हुआ था। तीसरा में कहता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों का अनुपात, ये दोनों का अनुपात, ये दोनों का अनुपात, ये दोनों का अनुपात बराबर हो गया। तो शर्त कौन सा लगेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल। शर्त कौन लगेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा
या आश्रित हल होगा, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या आश्रित होगा, ये शर्त लगा। अब हल कैसा होगा, तो हल होगा अनगिनत, एक्स वाई का जितना मन उतना निकाल सकते हैं, अनगिनत मान निकलेगा, एक्स का भी मान अनगिनत निकलेगा और वाई का भी मान अनगिनत निकलेगा, दोनों चर का मान कितना निकलेगा, अनगिनत। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ संपाती बनेगा। संपाती का मतलब कि दोनों समीकरण का ग्राफ जो है एक ही लाइन से जाएगा, एक ही रेखा से जाएगा, दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही लाइन से जाएगा, एक ही रास्ता से जाएगा, तो वह संपाती कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों शर्त समझ में आ गया होगा। और दिमाग में रखिएगा, फिर से बता रहे हैं कि पहला शर्त किसी क्वेश्चन में लगेगा दो चर वाला रैखिक समीकरण में तो हम हल करेंगे, अगर दूसरा लगेगा तो हल नहीं करेंगे, तीसरा शर्त भी लगेगा तो हल नहीं करेंगे। आपको लगता है कि काहे नहीं हल करेंगे, कर सकते हैं तो करिएगा, आपका समय बर्बाद होगा, लेकिन एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, हम आपको गारंटी देते हैं। इसलिए समय बर्बाद न करिएगा, तो आप मेरे बात को मानिएगा। तो ये पहला शर्त लगेगा तो आप समय लगाइएगा, आप हल कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, तो आपका समय बचेगा, ठीक है। और अगर दूसरा या तीसरा में आप करते हैं तो आपके लिए दिक्कत है, समझ गए ना। तो एकदम गारंटी के साथ, विश्वास के साथ आप दिमाग में बैठा लीजिए कि पहला शर्त, देख लीजिए पहला शर्त a1/a2 = b1/b2 रहेगा, तो उसको अद्वितीय हल कहेंगे। अद्वितीय हल आएगा तबे हल होगा, अद्वितीय हल आएगा तबे हल होगा, ये दोनों आएगा तो हल कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। फिर से एक बार बता रहे हैं कि इतना ही शर्त पर आपको सब क्वेश्चन बनाना है, 1 नंबर का भी, 2 नंबर का भी, 5 नंबर का भी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस शर्त से हम आगे का काम कर सकते हैं। थैंक यू।